सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम समय में एक छोटे से टॉपिक को हम निकालते हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण चैप्टर पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको बात समझ में आएगी। एकदम सिलसिलेवार आपको हम समझाते चले जाएंगे। पहला जो ये वीडियो होगा ये आपको ज्यादा देर का नहीं, टॉपिक सिर्फ हमारा रहेगा कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण कब हुआ, पुनर्जागरण से रिलेटेड जो प्रश्न, पुनर्जागरण की विशेषता से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण की विशेषता, उससे रिलेटेड। तो पुनर्जागरण क्या है, विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं। जब वैश्विक स्तर पर पुनर्जागरण शब्द आता है तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है या जो वहां प्रबोधन का युग हुआ चला, उसकी ही बात हम लोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप अंधकार युग में था, ये आप जानते होंगे। 15वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, जो जो बोल रहे हैं वो सब आपका प्रश्न आया हुआ ही रहेगा। जो आया हुआ है या जो आने का भरपूर संभावना है उसी पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, फालतू कुछ भी नहीं। बहुत डिटेल, बहुत विशद और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ यदि आपको जानना समझना है तो आप हमारा जो हमारी जो क्लास और है पुनर्जागरण प्रबोधन पे, उसको आप देखिए बहुत डिटेल में, जितना। लेकिन अभी जो बात करेंगे टू दी पॉइंट, जो प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में और पूछने की जबरदस्त संभावना है या जो रिपीट होते हैं, उस टॉपिक को तो क्लियर रखना ही पड़ेगा। पुनर्जागरण से, पुनर्जागरण जो शब्द है उससे रिलेटेड जितने प्रश्न आए हुए हैं उसकी चर्चा करने से पूर्व हम ये बात करना चाहेंगे कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप में क्या हो रहा था। वहां से प्रश्न चूंकि आए हैं तो मध्यकाल 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक यूरोप जो है वो अंधकार युग में रहा। 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। और ये उत्तराखंड के 2016 की परीक्षा में ये प्रश्न आया कि यूरोप का मध्यकाल कब से कब तक को आप कहेंगे। उत्तराखंड लेक्चरर की जो परीक्षा होती है 2016 में एक प्रश्न आया कि पुनर्जागरण वाले चैप्टर से कि यूरोप में मध्यकाल किसको बोला जाएगा, 4वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 17वीं शताब्दी, कुछ ऐसा ऐसा करके एग्जाम्पल, ये जो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन, तो आपको इसका आंसर देना था कि यूरोप में जो मध्यकाल माना जाता है, अंधकार युग भी आप उसको कर सकते हैं, वह जो है वो 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। 5वीं शताब्दी से पहले यूरोप में विभिन्न प्रकार का, आप कह सकते हैं कि बड़ा सभ्यता का के शिखर पर यूरोप था। काफी बढ़िया सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उत्थान हुआ था यूरोप का। रोमन सभ्यता आप सुने होंगे। लेकिन 5वीं शताब्दी से धीरे 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 जैसे जैसे मध्यकाल का युग आते गया, यूरोप बर्बाद होते गया। पोप, चर्च, धर्म के चक्कर में वो पड़ गया पूरा यूरोप। तो सवाल, अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, सुनना है तो पुरानी हमारी क्लास देख लीजिए। अभी बात करेंगे टू दी पॉइंट। एक सवाल आता है कि यूरोप का मध्यकाल कब से कब तक को कहेंगे, तो मैं लिखते चलता हूं कि यूरोप का जो है, यूरोप का
यूरोप का मध्यकाल, यूरोप का मध्यकाल, मध्यकाल कब से कब तक है? तो यूरोप का जो मध्यकाल है वो 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। आपको आंसर क्या देना है? 5वीं से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 15वीं शताब्दी, ये आपको जो है इसका आंसर करना है। क्लियर है? एक सवाल ये उत्तराखंड 2016 की परीक्षा में आया भी हुआ है प्रश्न ये वाला। क्लियर है? 5वीं से 15वीं। फिर एक प्रश्न आता है जो बार बार कई परीक्षाओं में आया, 1453 वाला। राजस्थान 2000, राजस्थान नहीं, दिल्ली पीजीटी के एग्जाम में 2018 में यह प्रश्न आता है कि 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? आप लोग जानते होंगे कुस्तुनतुनिया वाली बात। तो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। ऑटोमन तुर्की जो थे वो कुस्तुनतुनिया को छीन लिए थे। जो यूरोप के लोग थे, जो ईसाई धर्म के लोग थे, उनकी हार हुई थी। और जो ऑटोमन तुर्क वाले जो थे, यानी इस्लाम धर्म के जो लोग थे, वो जीते थे 1453 ईस्वी के बाद। तो ये सवाल सबसे पहली बात कि यूरोप का जो मध्यकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? 5वीं से 15वीं शताब्दी। ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल ये है कि कुस्तुनतुनिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है कि 15वीं शताब्दी से। एक सवाल और पहले कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? तो जब दूसरा सवाल ऐसे बनेगा, ध्यान देते चलिएगा। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जो है ये आपका आधुनिक काल वाला पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? प्रारंभ कब हुआ? ये सवाल जो है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भैया? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ होगा वो 15वीं शताब्दी से होएगा। क्लियर बात है? हमने आपको बताया कि दिल्ली पीजीटी 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि पुनर्जागरण जो है वो किस ईस्वी कौन से साल से संबंधित है, जहां से शुरुआत माना जाता है। तो ये जो है वो 1453 ईस्वी। तो आपको पलट के पूछ ले किसी भी तरीके से कि पुनर्जागरण का प्रारंभ का जो शताब्दी है वो कौन शताब्दी है? तो 15वीं शताब्दी। अरे भाई 1401, 1402, 1403, 1404, 1499 तक क्या होगा? 15वीं शताब्दी ना होगा? नहीं समझते हैं क्या? 15वीं शताब्दी। तो 1453 में एक ऐसी घटना घटी, कुस्तुनतुनिया का पतन। ईसाइयों का घमंड टूट गया। उनको लगता था कि हमारे यीशु रक्षा करेंगे। रातों रात जो है वो ऑटोमन तो साम्राज्य तुर्क वाले जो थे वो क्या करे कि उस पर कब्जा कर लिए, कुस्तुनतुनिया पर। ओ ईसाइयों का गढ़ माना जाता था, वो कब्जा कर लिया गया। धर्म, लोगों को अब पता चल गया ये गुप्त बात कि धर्म के चक्कर में रहने से जीत हासिल नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के बल पर जीता जाता है, जैसे ऑटोमन तुर्क ने जीता। नहीं समझ पा रहे बात के? 1453 ईस्वी में तो पुनर्जागरण माने क्या? जग जाना। तो जगेगा कब? 1453 ईस्वी से झटका लगा। अच्छा, ये तो हम लोगों को, ये जो पंडित थे, पंडित नहीं, पादरी वर्ग जो था वो हम लोगों को तो बेवकूफ बना के रखा हुआ था। ये सिर्फ धर्म के सहारे या भगवान के सहारे, अल्लाह ईश्वर के सहारे जो है वो काम नहीं चल सकता है। ये लोगों को एहसास हुआ का कर्म भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है। तो पुनर्जागरण वहीं से प्रारंभ 1453 ईस्वी से। हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, हमको समझाने का बड़ा आदत है कि चीज को बार बार, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी में बहुत सारी चीजों को बताया जाए। तो आपको बहुत डिटेल वाला बातें दी, कोई बात ना समझ में आए तो आप पीछे वाला जो वीडियो है, जो पुनर्जागरण पर हमारा लगता है कि 5 से 7 वीडियो लगभग है, वो आप उसको देखेंगे। प्रबोधन पूरा यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री का डिटेल में पढ़ाया हूं।
पुनर्जागरण कब क्या हुआ, कैसे विकास हुआ, उसका कारण क्या है, बहुत डिटेल में बात किया हूं। पुनर्जागरण में साहित्य का उत्थान कैसे हुआ, स्थापत्य कला, चित्रकला, विज्ञान, सब उसका पुनर्जागरण का परिणाम, सभी चीजों पर विधिवत बात किया हूं। और अभी जो जो जरूरी वाला होगा उसकी बात करेंगे। तो यूरोप में ये पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ सर? 15वीं शताब्दी से। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है। यदि आपको ये पूछता है कि पार्टिकुलर कौन सा ईस्वी क्या रहा था, तो इसका आप कह सकते हैं 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1453 ईस्वी में जो है वो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया लूट लिया गया था। कुस्तुनतुनिया कौन लूटा? कुस्तुनतुनिया कौन किससे लूटा? ये भी सवाल जो है वो आया हुआ है कि कुस्तुनतुनिया जो है वो किसने लूटा, और क्या है कि किससे लूटा, किसने लूटा और किससे, कौन लूटा और किससे लूटा। तो कुस्तुनतुनिया जो है वो पहले किसके हाथों में था? तो पहले ईसाइयों के हाथ में था, यूरोप के हाथ में था कुस्तुनतुनिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आपको और डिटेल जानना होगा तो क्लास से आप देख सकते हैं। तो कुस्तुनतुनिया कौन जीता सर? तो कुस्तुनतुनिया जो है वो आपका एक जो है ईसाई और ऑटोमन तुर्क के बीच में, ऑटोमन तुर्क के बीच में ये झगड़ा हुआ, और ये क्या हो गया सर कि ये झगड़ा में ऑटोमन तुर्क वाले क्या हो गए कि जीत गए। जीत किसकी हुई सर? तो जीत गए ऑटोमन तुर्क वाले। ऑटोमन तुर्क वाले क्या हो गए थे सर? जीत गए थे। और ये ईसाई वाले क्या हो गए थे सर? हार गए थे। ईसाई वाले क्या हो गए थे? हार गए थे। पता नहीं आपको इधर तक दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए मेरी समझ से। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए। ये सवाल भी आया हुआ है, ये आपको जानना पड़ेगा कि 1453 ईस्वी में क्या हुआ था। ये राजस्थान की परीक्षा में जो है, राजस्थान में, ये राजस्थान लेक्चरर की परीक्षा में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब जो कुस्तुनतुनिया है, एक सवाल और आता है, आया हुआ है, ये जो आया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी? तो कुस्तुनतुनिया जो था वो पूर्वी रोमन का था कि पश्चिमी का था कि उत्तरी का था कि दक्षिणी का था, ये सवाल। तो कुस्तुनतुनिया जो है वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है उसको जो है वो हम लोग बाइजेंटाइन भी कहते हैं। बाइजेंटाइन कैसे? तो ये भी सवाल जो है वो क्या है कि पूछा हुआ है दिल्ली DSSB-PGT हिस्ट्री के एग्जाम में। नहीं समझ पा रहे हैं? DSSB-PGT हिस्ट्री के एग्जाम में, जो दिल्ली में पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें ये सिलेबस लगा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और वहां से पूछे गए। ऑनलाइन परीक्षा में जो है वो जो सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें अलग अलग टाइम में बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनको आपको जानना है। नहीं समझ पा रहे बात के? तो यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि कुस्तुनतुनिया किधर है? वो जो जीत लिया ऑटोमन तुर्क वालों ने, तो वो किधर है? तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का बड़ा मुख्य हिस्सा था वो, जिसको हम लोग बाइजेंटाइन भी कहते हैं। तो बाइजेंटाइन जो साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य था। तो ये सवाल भी आया है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर एक सवाल और बनता है सर कि कुस्तुनतुनिया किधर है? तो कुस्तुनतुनिया जो है, कुस्तुनतुनिया वो उलट पलट करके जो भी सवाल आए आपको, कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया जो है वो आपको किधर है? तो ये आपको जानना है। पुनर्जागरण कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद न हुआ भाई, तो कुस्तुनतुनिया के बारे में तनको नहीं जानिएगा। तो कुस्तुनतुनिया किधर है सर? किधर है? तो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है। ये क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम लोग बाइजेंटाइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे सर? बाइजेंटाइन। तो इसका एक और नाम हो जाएगा
बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन। ओ हो, नहीं समझ रहे। अब सवाल आपको आ गया, कुस्तुनतुनिया नामे नहीं है, सवाल आ गया कि बाइजेंटाइन पे कब्जा कब किया था, बाइजेंटाइन पे कब्जा कब ऑटोमन तुर्क ने किया था। तो ये आंसर हो जाएगा कि भैया बाइजेंटाइन बने वही कुस्तुनतुनिया, तो 1453। 1453 न देकर के ऑप्शन देगा 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, तो हम आंसर करेंगे 15वीं शताब्दी। 1453 मने 15वीं शताब्दी होगा। 1401, 2, 3, 4, 5 15वीं शताब्दी कहलाएगा। नहीं समझ रहे बात के, नहीं समझ रहे बात के। तो बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है, वो बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है, वो कुस्तुनतुनिया उसी में तो था, बाइजेंटाइने में कुस्तुनतुनिया था। नहीं समझ गया जा बात। दिल्ली को जीत लेगा तो भारत को नहीं जीतेगा क्या, समझ बात के। तो दिल्ली दिल्ली आप सुने हैं और भारत कभी सुनबे नहीं किए तो कांड हो जाएगा ना। तो बाइजेंटाइन आपको सुनना पड़ेगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य जानना पड़ेगा। धार्मिक जगह था, ईसाइयों का गढ़ था, गए ऑटोमन तुर्क वाले हमला करके जीत लिए, ईसाइयों का घमंड चूर हो गया और जो एक भ्रम था, एक जो मिथ्या विचार था, वो टूट गया। वो समझ गए कि ये सब पोप पादरी बड़े दिन से बेवकूफ बनाए हम लोगों को। 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक उन्होंने मूर्ख बनाया। अब 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो गया, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो गया। तो सभी चीजों को धर्म से लपेट करके देखना समझना उचित नहीं होता है। ये यूरोपवासी 15वीं शताब्दी में ही जान गए थे, नहीं समझ गए। 15वीं 16वीं शताब्दी बड़ा। तो ये एक सवाल तो इधर से हो गया सर, ये सवाल आता है, ये सवाल क्या होता है सर, आता है। अब एक सवाल राजस्थान 2009 के परीक्षा में पूछा गया था, राजस्थान के लेक्चरर के परीक्षा में, और यह सवाल था कि पुनर्जागरण का केंद्र किधर था, किधर केंद्र, ये मत टिक लगा दीजिएगा। पुनर्जागरण का केंद्र माने पुनर्जागरण हुआ किधर। तो पुनर्जागरण का केंद्र तो हम आपको इटली पूरा हेड टॉपिक और उसके अंतर्गत क्या क्या नहीं पढ़ाए हैं कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, पढ़ाए हैं। फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, विभिन्न प्रकार के विशाल विशाल शहर वहां थे। इटली में पुनर्जागरण होने का कारण यह था कि इटली रोम सभ्यता को भूला नहीं था, यह हम बताए हुए हैं, आप पहले भी देख लीजिएगा। लेकिन आप ये जानते हैं, हमको लगता है कि इटली में पुनर्जागरण हुआ, ये 2009 राजस्थान लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया। तो इटली पुनर्जागरण का केंद्र किधर था। आपको कुछ कुछ लगता होगा बहुत हल्का हल्का चीज है, यदि आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो अनवाइल लगेगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप जानिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें से यदि कोई सवाल गलत होगा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है, जो हम बताते चलते हैं। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र है सर, पुनर्जागरण का जो केंद्र था वो किधर था सर। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इटली। पुनर्जागरण का केंद्र क्या हो जाएगा सर, इटली। क्यों होगा ये हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का केंद्र इटली ही क्यों था, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। राजस्थान 2009 के लेक्चरर में एक सिंपल सा सवाल आया कि पुनर्जागरण का केंद्र किधर था। मैंने बताया आपको इटली। राजस्थान लेक्चरर 2009 की परीक्षा में यह सवाल आया पुनर्जागरण का केंद्र किधर था, तो इटली था, ये हमने आपको बता दिया। अब ये यही पुनर्जागरण क्यों हुआ उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नहीं समझ रहे हैं बात को, तो हम लोग छोटी छोटी बातों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे का ये बात है कि पुनर्जागरण जो हुआ, तो पुनर्जागरण के कुछ लक्षण रहे होंगे। पुनर्जागरण कैसे आपको पता लगेगा कि पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है। लक्षण, कारण और विशेषता, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न ताबड़तोड़ आते हैं। कारणों या विशेषता की चर्चा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न थोड़ा सा
ठीक लेवल के आते हैं, स्तरीय लेवल के आते हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए। एक सवाल आता है कि पुनर्जागरण के केंद्र में क्या था। अब आप क्या करेंगे, पुनर्जागरण के केंद्र में क्या था, यह सवाल आया हुआ है। पुनर्जागरण के केंद्र में गुजरात में यह सवाल आया हुआ है। संभवतः जी सेट का एग्जाम हुआ था 2015 2017-18 में। तो वो एक प्रश्न आया कि पुनर्जागरण के केंद्र में क्या होता है। पुनर्जागरण के जो केंद्र में जो था वो व्यक्ति के विचारों को माना गया था। पुनर्जागरण का जो केंद्र था, पुनर्जागरण का केंद्र व्यक्ति का विचार कैसे हो सकता है। एक ऑप्शन आएगा कि पुनर्जागरण का केंद्र धर्म था, दूसरा आएगा पुनर्जागरण का केंद्र सामंतवाद था, पुनर्जागरण का केंद्र चर्च था, पुनर्जागरण का केंद्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। तो कोई फ्रांस की क्रांति हो रही है कि पुनर्जागरण में स्वतंत्रता समानता की बात होगी। पुनर्जागरण के टाइम स्वतंत्रता समानता पर नजर नहीं था लोगों का। आप कहां डाइवर्ट होकर के चले जाइएगा। तो पुनर्जागरण के सबसे बड़ी बात यह है कि मानवतावाद से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि पुनर्जागरण के केंद्र में इंसान ही था और इंसान का विचार ही था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो पुनर्जागरण के केंद्र, अब ये आपको कंफ्यूजन करेगा कि पुनर्जागरण का केंद्र अभी तो बताए इटली, और फिर एक सवाल आएगा कि पुनर्जागरण जो है वो का केंद्र, तो ऑप्शन के अनुसार ना भाई, पुनर्जागरण का केंद्र इटली जगह की बात हो रही है। पुनर्जागरण, इसको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहां प्रारंभ हुआ, वो लोकेशन वाइज बात हो रही है। और पुनर्जागरण के केंद्र, ये मूल बात पर हो रही है कि पुनर्जागरण काहेला हुआ। ये पुनर्जागरण कहां हुआ सबसे पहली बेर, ये है इटली। अब पुनर्जागरण दोनों सेंटर में थे, इटली भी सेंटर में था पुनर्जागरण का, मतलब पुनर्जागरण इटली के लिए तो नहीं हुआ था, इटली में हुआ था, इसलिए केंद्र हम बता दिए। नहीं समझ गए बात के। तो ये एसएसबी सवाल पूछ सकता है कि पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, पुनर्जागरण सबसे पहली बेर कहां हुआ। तो कहां हुआ, तो इटली में हुआ, ये सवाल है। इसको हम केंद्र को चाहे तो हटा भी सकते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ, कहां से हुआ, ये सवाल है। तो इटली आंसर, ठीक है। पुनर्जागरण का केंद्र क्या था, कौन सी बात थी, तो मानवतावाद या मानव का विचार, ये सवाल आपको, तो ये भी सवाल आया हुआ है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि जो जागरण होता है, पुनर्जागरण का केंद्र, ठीक है, कौची है, धर्म है नहीं है, चर्च है नहीं है, सामंतवाद है नहीं है, क्या है पुनर्जागरण का केंद्र, मानव का विचार, या ऑप्शन में चेतना रहे, मानवीय चेतना, वो आप लिख सकते हैं। आंसर आप टिक लगा सकते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सर, मानव का विचार, या ऑप्शन में रहेगा चेतना। तो आपको टिक लगाना है। नहीं समझ रहे हैं, अरे काहे, पुनर्जागरण में मेन चीज क्या हुआ, आदमी जग गया, जगेगा तब ना पुनर्जागरण। नहीं समझ रहे बात के, पुनर्जागरण में मेन चीज क्या हुआ, तो पुनर्जागरण का केंद्र क्या था सर, मानव था। ये भी DSSB PGT के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि पुनर्जागरण का केंद्र क्या था, तो मानव का विचार था। ये सवाल आया हुआ है। नहीं समझ रहे बात के, आप समझिए, सवाल रिपीट होते हैं, तो आपको ये सब जानना है। नहीं समझ पा रहे हैं बात को, तो इसको हम मिटा करके आगे की बात हम बताते हैं। कहां चला गया मेरा चिरकुट, ठीक है, इसको मिटा दिए। यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी समझ से। एक सवाल अब ये आता है कि पुनर्जागरण जो हुआ वो पुनर्जागरण शब्द वाला थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि पुनर्जागरण जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। यहां से भी सवाल आते हैं, आए हुए हैं कि पुनर्जागरण जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। DSSB PGT के 2021 एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उसका एकदम एक
साधारण सा प्रश्न पूछ लिया कि पुनर्जागरण का रेनेसा, रेनेसा का अर्थ क्या होता है, रेनेसा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो रेनेसा ऐसे आप लिखते हैं इसको, ये रेनेसा, थोड़ा उटपटांग इसका स्पेलिंग होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इसको लिखते हैं, वह होता ही ऐसा ही है, RENAISSANCE, रेनेसा। ये जो रेनेसा है इसका क्या अर्थ होता है, ये किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 2 दफे ये सवाल पूछा गया है। तो ये रेनेसा वाला जो सवाल है, एक तो आपको दिल्ली पीजीटी के 2018 में पूछा है और दिल्ली पीजीटी के 2021 में, ये दोनों सवाल क्या किए हैं कि पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दिल्ली पीजीटी 2018 में जो सवाल आता है वो देखिए देखिए समझते चलिएगा। तो यहां से ये सवाल आता है दिल्ली पीजीटी के 2018 के एग्जाम में कि रेनेसा जो शब्द है वो लैटिन मूल के लैटिन मूल के पुनर्जागरण जो है वो लैटिन मूल के रेनेसा शब्द से बना है। पुनर्जागरण लैटिन मूल के रेनेसा शब्द से बना है, जो 2 अन्य शब्द फ्रांसीसी शब्द री और नेसा से जोड़ करके बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक री है सर और एक नेशा है सर, इसी को प्लस कर दे रहा हूं, फिर से नहीं लिख रहा हूं। री और नेशा से रेनेसा बना है। क्या हिंदी में लिख दे रहा हूं, रेनेशा, रेनेशा। ठीक बात है। और जो रेनेसा है, जो पुनर्जागरण है, इसमें कौन का एक शब्द है, री और नेशा, 2 शब्द। और ये पूरा जो रेनेसा है ये तो लैटिन है, लेकिन ये री और नेशा जो है ये फ्रांसीसी शब्द है। री और नेशा ये फ्रांसीसी है, नहीं समझ बात के। तो ये कौन सा शब्द रेनेशा कौन हो गया सर, ये लैटिन हो गया। ये री और नेशा जो है ये फ्रांसीसी शब्द हो गया सर, और ये भी फ्रांसीसी शब्द हो गया। ध्यान समझिएगा, यहां पर 2 बार सवाल आया, दिल्ली 2000 पीजीटी के एग्जाम 2018 में और 2021 में। अभी लगातार ताजा ताजा एग्जाम, बाकी तो आते ही रहते पीछे बहुत सारी परीक्षाओं में, ताजा एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछने की संभावना रहेगी। तो रेनेसा जो शब्द हो गया उसमें फ्रांसीसी, अब ये मुद्दा नहीं है कि फ्रांसीसी है कि लैटिन है, मुद्दा यह है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो री का मतलब होता है फिर से, ध्यान से समझिएगा, री माने कौची होगा सर, फिर से। और ये जो नेशा शब्द है उसका अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लेना, जन्म। तो इसका अर्थ निकल जाएगा रेनेशा का कि फिर से जन्म लेना, नहीं समझ बात की। और फिर से 2018 में जो सवाल आया उसका यही अर्थ था, फिर से जन्म लेना, ऑप्शन में फिर से जन्म लेना। ये 2018 वाला जो DSSB का जो एग्जाम हुआ उसमें 2000 DSSB पीजीटी का जो एग्जाम हुआ, पीजीटी 2018 का, उसमें ये हुआ, ऐसा सवाल आया कि फिर से जन्म लेना, ये आपको जानना था। और 2021 में जो सवाल आया उसमें ये करता है कि रेनेसा का क्या अर्थ होता है, तो उसको बोला कि पुनर्जन्म। क्या होता है, पुनर्जन्म। ये 2021 के एग्जाम में पूछा। तो फिर से जन्म लेना कोई पुनर्जन्म कहेंगे, तो साधारण सी बात है। तो इसका एक और हो जाएगा, 2021 में जो पूछा इसको आप पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो ये भी आंसर सही है, 2021 में आया था। और ये भी सही आंसर है कि फिर से जन्म लेना, फिर से जन्म लेना या पुनर्जन्म। तो रेनेसा का यही अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप में अंधकार युग था। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। बाइजेंटाइन जो साम्राज्य है, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसका खत्मा हुआ। ऑटोमन साम्राज्य वाले उसको कब्जा कर लिए। ईसाइयों का घमंड टूट गया, अभिमान टूट गया। अब उन लोग चर्च, पोप, पादरी धर्म के चक्कर से थोड़ा सा आगे निकलने का सोचा और देखा कि दिमाग अब कैसे कैसे खुल रहा है। ऐसे हम लोग रेनेसा के कारणों की चर्चा जब करेंगे तो उसकी चर्चा और ठीक ढंग से करेंगे, ठीक है। अब रेनेसा क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, उसकी चर्चा। अब ये यहां तक तो हो गया, रेनेसा का सब शाब्दिक अर्थ। ये 2 बार प्रश्न यहां से आया है। एक प्रश्न अब ये बनता है
कि रेनेसा के लक्षण क्या है, रेनेसा की विशेषताएं क्या है, क्या क्या रेनेसा में हुआ जिसको आप मानेंगे कि ये पुनर्जागरण का हुआ, पुनर्जागरण हुआ। कुंभकर्ण नींद से उठा, तो आप उसके लक्षण को देख के समझिएगा ना, खराटा मार रहा है कुंभकर्ण, तो ये उठने का लक्षण है, उठने का लक्षण तो नहीं ना है, नहीं समझ बात के। तो उसी प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण है, निम्नलिखित में कौन सी पुनर्जागरण की विशेषता है या विशेषता नहीं है, या पूछता है निम्नलिखित में कौन सा पुनर्जागरण से संबंधित है अथवा नहीं है। नहीं है वाला कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि है वाला 3 को देगा और एक को कौन उठ पटांग डाल देगा, नहीं समझ बात के। चाहे वो विशेषता समझ लीजिए, चाहे संबंधित समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, तो पुनर्जागरण से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा। तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। रिनेसा वाला समझ गए होंगे, ये एग्जाम दिल्ली में 2 बार पूछ चुका है, दिल्ली में 2 बार पूछ चुका है। अब आप समझिएगा थोड़ा सा। तो एक ये बनता है सवाल कि जो रेनेसा जो है शब्द, अब ये जो रेनेसा जो हुआ घटना, अब पुनर्जागरण उसकी विशेषता। तो जब पुनर्जागरण की विशेषता की बात करेंगे, चाहे आप विशेषता की बात कर लीजिए, पुनर्जागरण ऊपर लिखा हुआ है, विशेषता की बात कर लीजिए, चाहे उसके लक्षण की बात कर लीजिए, चाहे संबंधित किन किन चीजों से है पुनर्जागरण इसकी बात कर लीजिए। 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी नहीं है या है, पुनर्जागरण के कौन से लक्षण नहीं है या है, और पुनर्जागरण किससे संबंधित है अथवा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जनरली मैं देखता हूं कि पूछा जाता है। गुजरात के 2018 के एग्जाम में जी सेट की कोई परीक्षा थी, तो वहां पर जो है एक प्रश्न पूछता है कि जो क्या उसको बोलते हैं, जो पुनर्जागरण था उसके क्या लक्षण थे या नहीं थे, क्या थे, ऐसा सवाल पूछता है, क्या लक्षण थे। तो उसका 2-3 उटपटांग ऑप्शन दिया, उसमें जो ऐसा सवाल पूछता है कि पुनर्जागरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। ऑप्शन नंबर 1 सामंतवाद, ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक उत्थान, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक आर्थिक उत्थान, और ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो मानवतावाद। तो आंसर मानवतावाद होएगा। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो पुनर्जागरण का जो लक्षण माना जाता है, यदि लक्षण की बात करें, गुजरात 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न जब आता है कि इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण में ये गुजरात 2018 में सेट की परीक्षा में आया हुआ है कि पुनर्जागरण के लक्षण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो आप क्या बोलते हैं, इसका आंसर देते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है, जो ऐसे सवाल पूछता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण, तो आप आंसर क्या देते हैं, मानवतावाद। आंसर क्या देते हैं, मानवतावाद। तो मानवतावाद ये आंसर हुआ आपका, मानवतावाद। नहीं समझे, नहीं समझे, क्या आंसर हो गया सर, मानवतावाद। तो ये ऐसे। अब आपको एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि जो इसकी विशेषता है वो क्या क्या है, या या कौन सी घटना नहीं घटी, तो पुनर्जागरण में क्या क्या प्रयास हुए। तो पुनर्जागरण में जो प्रयास हुए उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक माना जाता है कि जो यूनानी ग्रंथ प्राचीन काल के थे उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया। नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे। यूनान समझते हैं, प्लेटो, सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो का चेला अरस्तु, अरस्तु का चेला सिकंदर, वो तो दूसरे खतरनाक हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटो अरस्तु का नाम सुने होंगे ना, वही यूनान बड़ी सब विद्वान होता था। यूरोप के विद्वानों का केंद्र हुआ करता था यूनान।
तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों को लगा कि हम ये कहां धर्म, पोप, पादरी, चर्च के चक्कर में 5वीं से 15वीं शताब्दी में बर्बाद हो गए। हमको तो यूनानी ग्रंथों को प्राप्त करना चाहिए। तो पुनर्जागरण के की ये विशेषता है कि उन्होंने यूनानी, जो प्राचीन यूनानी ग्रंथ थे, उसको प्राप्त करने के प्रयास किए। या फिर जो अरस्तु के जो ग्रंथ थे, जिसको हम लोग अरिस्टोटेलियन ग्रंथ कहते हैं, उसको प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए गए। यानी अरस्तु के जो ग्रंथ थे उसको प्राप्त करने के प्रयास किए गए, या यूनान के जो प्राचीन ग्रंथ थे उसको प्राप्त करने के प्रयास किए गए, या फिर जो शास्त्रीय जो कला था, जो पुराना क्लासिकल आर्ट, उसको लोग प्राप्त करने के प्रयास किए। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से आता है। मैंने क्या क्या कहा इसकी विशेषता या संबंध में। एक बार ये सवाल इस तरीके का आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया, आपको कंफ्यूजन ना हो, रिपीट होते हैं प्रश्न, ये जान लीजिए। तो अरस्तु के ये जो यूनान के जो ग्रंथ हैं और अरस्तु के जो ग्रंथ हैं, बात बराबर है। तो आपको इसका संबंध, चाहे विशेषता की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, विशेषता की चर्चा करते हैं, तो क्या क्या हुआ उसमें, या इसको संबंधित से ही बात करिए ना कि पुनर्जागरण का संबंध किससे किससे, कौन कौन सी घटनाओं से है। तो पुनर्जागरण का जो पहला संबंध हो सकता है वो प्राचीन यूनानी ग्रंथों की प्राप्ति के प्रयास से है। आप देखिए जहां कि प्राचीन यूनानी ग्रंथों का प्रयास हो रहा था, वो बिल्कुल 5वीं से 15वीं शताब्दी नहीं होगा। वो 15वीं शताब्दी के बाद ही लोगों को, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद ही लोगों को ये लगा कि हम अपने पूर्वजों के प्राचीन ग्रंथों को फिर से पढ़ें, फिर से उसको रिवाइज करें और उसके पद चिन्हों पर चले, तब हमारा उद्धार हो सकता है। तो जो अरिस्टोटेलियन जो ग्रंथ थे, या जो प्राचीन जो यूनानी ग्रंथ थे, उसको पुनः प्राप्ति जो किया गया था, वो काल था पुनर्जागरण का, या संबंध था। तो दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि अरिस्टोटेलियन जो ग्रंथ थे, ये अरस्तु के ग्रंथ को कहा जाएगा अंग्रेजी में। ये अरस्तु के ग्रंथ ये प्राप्त करने का इनको भी प्रयास किया गया। और जो क्लासिकल, जो तीसरा जो क्लासिकल या जो शास्त्रीय जो उनके पुराने जमाने के जो कलाएं थी, उसको प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए गए। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? तो ये सवाल आपको कैसे संबंधित था, ये सवाल भी जो है सो क्या है कि आया हुआ है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि आते रहते हैं। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक बात है, यहां तक आप समझे होंगे ये चीज। तो इस प्रकार से विशेषता और लक्षण से प्रश्न जनरली जो है सो क्या होते हैं कि आते रहते हैं। एक बार गुजरात में ही प्रश्न आया 2012-13 के आसपास में, 15 में जो भी हो, तो गुजरात में ही प्रश्न आया था कि जो पुनर्जागरण है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, पुनर्जागरण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। एक ऐसा प्रश्न आता है, पुनर्जागरण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। तो एक ऑप्शन रहता है तर्क, दूसरा ऑप्शन रहता है मानवता, तीसरा ऑप्शन होता है प्रयोग, और एक ऑप्शन होता है सामंतवाद। तो आप किसको टिक लगाइएगा? सामंतवाद को ही टिक लगाइएगा। तो जैसे एक विशेषता की बात करिएगा तो ये तर्क, ये तो रहेगा ना भाई। दूसरा रहेगा मानवता, तीसरा रहेगा प्रयोग, और चौथा जैसे रहेगा सामंतवाद। सामंतवाद समझते हैं? मध्यकाल में जो जमींदारी प्रथा थी और किसानों का जो शोषण किया जाता था, वो कांड उसको बोलते हैं।
तो ये तो 15वीं शताब्दी से पूर्व था। तो सामंतवाद तो पुनर्जागरण की विशेषता कभी नहीं हो सकता। सामंतवाद जो है वो पुनर्जागरण का विशेषता कभी भी नहीं हो सकता, ये घटना। तो इसको हम लोग काट लेंगे। तो हमारा तर्क है, मानवता है और प्रयोग है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? सामंतवाद नहीं है। तो ऐसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है, तो आपने सामंतवाद को टिक लगा दिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ? तो आराम से आप विशेषताओं को क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। एक सवाल हरियाणा में 2014 की परीक्षा में, हरियाणा लेक्चरर में एक सवाल आता है कि जो पुनर्जागरण है विशेषता से रिलेटेड, कि पुनर्जागरण की जो विशेषता है वो निम्नलिखित में क्या है। अब कहेगा सर ये तो बताइए दिए। ए भाई एक ही चीज या क्या विशेषता, हमारी विशेषता 100 हो सकती है, तो उसमें से 3 को पूछ लिया तो सब थोड़ी हो गया। तो विशेषता को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा कि पुनर्जागरण क्या है एक्चुअली में। तो एक सवाल पूछता है पुनर्जागरण, हरियाणा 2014 की परीक्षा में लेक्चरर में यह सवाल आया था कि पुनर्जागरण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। पहला ऑप्शन राजनीतिक पुनरुत्थान, दूसरा ऑप्शन आर्थिक पुनरुत्थान, चौथा ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा इसी तरीके से करके, पहला क्या था राजनीतिक पुनरुत्थान, दूसरा क्या हो सकता है उसमें आर्थिक पुनरुत्थान, तीसरा क्या हो सकता है और भी कोई पुनरुत्थान, धार्मिक पुनरुत्थान, ठीक है, धार्मिक पुनरुत्थान, और जो चौथा था ऑप्शन वो है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। इसका आंसर सांस्कृतिक पुनरुत्थान होगा, धार्मिक पुनरुत्थान नहीं। बहुत लोग धार्मिक में टीके लगा दिए, धार्मिक पुनरुत्थान हो रहा था, धर्म की बात हो रही थी। सांस्कृतिक, सभ्यता फल फूल रही थी, सभ्यता शिखर पे पहुंच रही थी, सभ्यता प्रबुद्ध हो रही थी, इसलिए प्रबोधन। सभ्यता के अंदर जो इंसान थे उनका दिमाग का बत्ती जल गया था 1453 ईस्वी के बाद, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सांस्कृतिक उत्थान हो रहा था, न कि राजनीतिक, न कि आर्थिक और धार्मिक। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये 2014 के एग्जाम में ये क्या है कि पूछा हुआ है सवाल, ठीक बात है। तो आपको हम ये भी लिख देते हैं कि क्या कैसे है। तो विशेषता में यदि आपको पूछे तो सिर्फ आपको सांस्कृतिक उत्थान का चर्चा करना है, सांस्कृतिक उत्थान यही होगा, बाकी राजनीतिक फाजनीतिक उत्थान नहीं होगा, सांस्कृतिक उत्थान। नजर मत के, ये कब सवाल आया, हरियाणा में ये सवाल आया हुआ है। तो जो सवाल जनरली आए हुए हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहां तक आप बात समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे, बात समझ गए ना, नहीं समझे। अब जो है एक आध और कुछ प्रश्न की चर्चा हो जाए, जो प्रश्न जनरली आते ही आते हैं। जैसे इसके कारणों पर अब चर्चा कर लेंगे। कारण पर हम लोग विधिवत चर्चा किए हुए हैं, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है कि जो कारण है, पहला तो आपको धर्म युद्ध ही था पुनर्जागरण का, दूसरा व्यापारिक समृद्धि की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तीसरा जो है वो कागज या मुद्रण की चर्चा कर रहे थे, और इसी तरीके से व्यापारिक समृद्धि हो गया, कागज मुद्रण छपने लगा, मतलब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, और आपका यही सब हो गया, मंगोलों का उदय हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इन सब चीजों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हल्के में करेंगे, क्योंकि डिटेल में चर्चा हमारा किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो है थोड़ा सा संक्षेप में जो है वो क्या हो जाएगा कि चर्चा कर लेंगे। तो पुनर्जागरण के कारण, किसकी बात कर रहे हैं, कारण। तो यहां से अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहां से सवाल आते हैं थोड़े लंबे लंबे आएंगे, कारण चूंकि तो लंबा लंबा होगा ना, एक शब्द में थोड़ी कारण कोई बता सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में पुनर्जागरण के यदि कारण से प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपको थोड़ा सा घुमा के और लंबा लंबा प्रश्न पूछा जाएगा। हमने ये देखा रिकॉर्ड कि यदि पुनर्जागरण के कारण से सवाल आता है तो थोड़ा लंबा लंबा प्रश्न आता है, थोड़ा सा क्या रहेगा, लंबा रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो पुनर्जागरण के जो कारण होंगे, पहले थोड़ा सा कारण से पहले थोड़ा विशेषता पर ही और चर्चा कर लेते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे भी जैसे आ सकते हैं
तो उसके बाद हम आपको कारण की बात करेंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा। जैसे विशेषता की यदि बात करते हैं, विशेषता तो अभी तो लक्षण विशेषता एक ही मान के चलिए। तो एक बार ये सवाल पूछता है पुनर्जागरण से रिलेटेड, उसकी विशेषता हमको याद आ गया एक प्रश्न कि हम दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में ही, दिल्ली पीजीटी के एग्जाम में पूछा है संभवतः कि जो पुनर्जागरण है उसका संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन रहेगा कि उसका पुनर्जागरण का जो संबंध है वो पुनर्जागरण काल में जो कला विकसित हुई उसका संबंध धर्म से है, पहला चीज। दूसरा है कि पुनर्जागरण का संबंध चित्रकला की शैली से है। तीसरा संबंध कि पुनर्जागरण का संबंध जो है वो धर्म का प्रतिरोध करना नहीं था, बल्कि जो उसमें व्यक्ति जो थे बीच में उसका प्रतिरोध करना था। ये तीनों बात ही क्या है, सत्य है। पुनर्जागरण से रिलेटेड पुनर्जागरण की विशेषता समझिए। पुनर्जागरण में जो आपको मैंने बताया कि कला का विकास हुआ था, स्थापत्य कला की बात हम लोग करेंगे, चित्रकला की बात करेंगे, वहां से जो प्रश्न बनते हैं तो विभिन्न प्रकार के, तो कला भी एक अलग लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, तो जो कला का जो विकास हुआ उसका शुरुआती जो कला था उसका कहीं ना कहीं जो है वो संबंध धार्मिक था अधिकांश का, लेकिन बाद में धार्मिक चीजों से हट करके भी जो है वो कला प्रस्तुत किए जाने लगे थे। जैसे मूर्ति की बात होती है, या फिर जैसे मूर्ति शुरू में बना तो ज्यादातर यीशु और मरियम इत्यादि से, यीशु और यीशु की जो माँ होती थी, ठीक है, मैरी, आप मनाते हैं क्रिसमस, मैरी वगैरह वगैरह, तो वो जो थी, या मरियम जिसको बोलते हैं, तो वो उनकी जो माँ थी उससे रिलेटेड जो है, उनको वर्जिन मैरियम भी बोलते हैं, उसकी कहानी हम बताएंगे। ठीक है, उनको बहुत पवित्र न केवल ईसाई में बल्कि इस्लाम धर्म में भी जो है उनको माना जाता है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बहरहाल। लेकिन अभी जो बात करें विशेषता की यदि बात करते हैं, तो जो उसका कला था, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, या मतलब दिमाग लगाने वाला होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। पुनर्जागरण काल में जो कला का विकास हुआ उसका प्रारंभिक जो कला जो हो रहा था, मतलब जैसे चित्रकला या फिर स्थापत्य कला, तो उसका संबंध धर्म से था कि नहीं? तो था, गड़बड़ाइएगा मत, नहीं था। बहुत ही स्वतंत्र रूप से कलाकारी नहीं हो रही थी, धर्म से रिलेटेड विख्यात उस समय के जो कलाकार थे वो सब जो है, चाहे गिबोर्टी हो, चाहे माइकल एंजेले हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो वो सब जो थे वो आपको कहीं ना कहीं कला से ये धर्म के प्रभाव तो था ही, माने धार्मिक चीजों पर ही कलाकारी करते थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे। नहीं समझ के बात के, तो इसलिए जो पुनर्जागरण काल में जो कला का विकास हुआ वो धर्म से रिलेटेड था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो चित्रकला का जो विकास हुआ वो अपने आप में एक शैली के रूप में हुआ। और तीसरी बात कि धर्म का प्रतिरोध नहीं किया जा रहा था, व्यक्ति का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि दिमाग लोगों का खुल गया था। तीन बातों को मैं लिखता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है इसकी विशेषता से रिलेटेड। तो विशेषता आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला ये कहता है पुनर्जागरण की विशेषता, सवाल आया हुआ है एग्जाम दिल्ली 2018 में, समझिए बात को। तो ये सवाल आता है कि जो पुनर्जागरण है उसका जो कला है, पुनर्जागरण काल में कला का जो विकास हुआ वो धर्म से संबंधित था। तो ये गलत है कि सही? तो सही था, संबंधित था, ये बात सही है। नहीं समझ रहे? अरे कला माने समझ रहे ना, मूर्ति कला वगैरह धर्म से रिलेटेड था, एकदम नहीं से त्याग दिया था। समझ रहे बात के? धार्मिक चीजों पर लोग भड़के हुए थे, लेकिन फिर भी जो मूर्ति वूर्ति बन रही थी वो धर्म से रिलेटेड ही बन रही थी। बात समझिए, क्या नहीं समझ रहे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चित्रकला एक शैली के रूप में विकसित हुई कि नहीं, आप बताइए। वो उसमें ऑप्शन आया था कि चित्रकला एक शैली के रूप में थी, विकसित हुई। हाँ बिल्कुल, चित्रकला का जो उत्थान हुआ, बाप रे बाप, कहा बुकासियो, चर्चा किए होंगे, इटली में लोग हुए, बुकासियो, माइकल एंजेले, इस तरीके के लोग हुए, भयंकर नहीं समझ रहे हैं बात के, दांते सुने होंगे, बुकासियो,
एंजले, दांते, ये सब सुने होंगे ना। तो इस तरीके से तो ये चित्रकला का एक शैली के रूप में विकास हुआ, चित्रकला का एक शैली के रूप में विकास हुआ, इस बात में कोई दो मत नहीं है। शैली के रूप में विकास हुआ ये पुनर्जागरण काल में। और क्या बात है, और क्या है, और तीसरा यह है कि धर्म का विरोध नहीं हो रहा था, धर्म के बीच में जो व्यक्ति थे उसका विरोध हो रहा था। तो धर्म का प्रतिरोध नहीं हो रहा था, धर्म का प्रतिरोध न होकर व्यक्ति का हो रहा था, सभी व्यक्ति का नहीं, जो धर्म के नाम पर ठगते थे उसका विरोध हो रहा था। ये तीनों बात सही है और इसकी ये पुनर्जागरण की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, पुनर्जागरण की विशेषता में ये भी आता है, एक बार ऐसे सवाल पूछा था कि मानवतावाद केंद्र में है, दूसरा ये पूछता है कि बुद्धिवाद केंद्र में है, तीसरा ये पूछता है कि वैज्ञानिक जो मन जो स्थिति है उसके केंद्र में है। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे कैसे, पुनर्जागरण के केंद्र में मानवतावाद है कि नहीं है, बुद्धिवाद है कि नहीं है, वैज्ञानिक मन स्थिति है कि नहीं है, क्या क्या, कैसे कैसे। तो पुनर्जागरण के केंद्र में पहला एक सवाल ये ऑप्शन देता है मानवतावाद, रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए, रहेगा। दूसरा ये मानवतावाद के बाद दूसरा ये कि जो बुद्धिवाद है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बुद्धिवाद भी रहेगी, बुद्धिवाद ये इसकी विशेषता है। तीसरा रहेगा कि जो वैज्ञानिक जो चेतना है या मन जो वैज्ञानिक चेतना ही कह सकते हैं, वैज्ञानिक चेतना ये भी रहेगा। और एक डाल देगा सामंतवाद, हम पहले भी आपको इसको बता चुके, ये 2-3 बार सवाल आया हुआ है। और एक डाल देगा सामंतवाद, जो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये पुनर्जागरण की विशेषता हो जाएगा मानवतावाद, बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चेतना, ये तीनों हो जाएगा। कौन नहीं है, तो सामंतवाद नहीं है, सामंतवाद मध्यकाल की विशेषता है, न कि जो है। एक और ऐसे पूछ लेगा विशेषता में, एक बार और सवाल पूछा था कि पुनर्जागरण की विशेषता, कई प्रकार के विशेषता, संबंध, लक्षण, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार और सवाल ऐसे ही करके आया था कि पुनर्जागरण की विशेषता जो है वो निम्नलिखित में क्या नहीं है, अलग टाइप का प्रश्न है। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा वो है कि धर्मनिरपेक्ष लेखन। दूसरा, आप देखिएगा एक अलग लेवल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कि ज्ञान की जो तलाश में जो मानव थे वो आपको थे कि नहीं थे, बिल्कुल। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो देसी भाषा में जो अनुवाद हो रहा था वो धर्मनिरपेक्ष जो है वो था कि नहीं था। अब आपको कंफ्यूजन होगा, भाई ये क्या बात बोल दिए सर, नहीं समझ बात के। तो सबसे पहला कि धर्मनिरपेक्ष लेखन हो रहा था कि नहीं, हो रहा था, लेखन धर्मनिरपेक्ष हो रहा था। धर्म से थोड़ा सा हटके धार्मिक चीजों पर नहीं लेखन हो रहा था। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्मों को समान आदर भाव देना। या तो धर्म को लोगों ने तटस्थ कर दिया था, या तो सभी धर्मों को बराबर करते हुए उन्होंने लिखा, बढ़ा चढ़ा के नहीं कि ऐसे यीशु मसीह है, ये है। तो समझ रहे कि नहीं, सभी धर्मों के जो पैगंबर होते हैं या जो कह सकते हैं कि जो उनके भगवान होते हैं, उनका कंपैरिजन नहीं कराया गया। ये जानिए, पुनर्जागरण की विशेषता थी। जो लेखन हुआ उसकी विशेषता आप समझिए। अरे पुनर्जागरण के काल में जो साहित्य की जो रचना करी गई, नहीं बात के, तो उसका वो जो रचना है, वो जो रचनाकार हुए वो धर्म निरपेक्षता को आधार बनाए, धार्मिक रूप से एकदम निरपेक्ष होकर के लिखे। तो ये आप जानिए। तो आप जैसे विशेषता की बात करेंगे तो एक अलग ढंग से, जैसे मैंने कहा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसकी ये विशेषता हो सकती है कि पहला ये कि धर्मनिरपेक्ष लेखन। यदि पुनर्जागरण काल में यदि लेखन से सवाल आए, यहां मैं कर देता हूं इसको, ये सब सवाल हो गया थोड़ा सा।
एक सवाल ऐसे आएगा कि पुनर्जागरण काल में लेखन से संबंधित कौन सा चीज है अथवा नहीं है। तो पुनर्जागरण काल में यदि लेखन की विशेषता की बात आएगी तो ये पहला चीज की धर्मनिरपेक्ष लिखा जा रहा था। पहला चीज ये क्या था? धर्मनिरपेक्ष था। दूसरा कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा था। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, ये पूछा हुआ था कि जो क्षेत्रीय भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद, जो लैटिन भाषा में जो ग्रंथ लिखे हुए थे अंग्रेजी वगैरह वगैरह में, पहले लैटिन में ही लिखा जाता था। क्षेत्रीय भाषा में जैसे यहां हम लोग मगही, भोजपुरी, नागपुरी बोल देते हैं तो देहाती आदमी समझ के हंसने लगता है ना, उसी प्रकार से वहां यदि कोई फ्रेंच बोल देता था, जर्मन बोल देता था, इटालियन बोल देता था तो लोग हंसने लगते थे, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता था। लेकिन पुनर्जागरण काल की जबरदस्त विशेषता है लिटरेचर में लेखन की, साहित्य में लेखन की, कि क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे ग्रंथों का या अच्छी अच्छी पुस्तकों का क्या होने लगा? अनुवाद होने लगा। बात समझ रहे हैं? और ज्ञान की तलाश, साहित्य में यह माना गया कि ज्ञान की तलाश करना, ज्ञान की तलाश करना, यह ऑप्शन में आया हुआ था। ज्ञान की तलाश करना इंसान का कर्तव्य है, मानव का क्या है? नैतिक उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, यह माना गया, हमको खोजना ही चाहिए। भारतीय संविधान में जो मूल 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं उसमें ये इस टाइप का एक है कि हमको वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से ज्ञान की तलाश करना मानव का क्या हो सकता है? कर्तव्य होना चाहिए। ये हम ऐसे ही बैठे रहे, कुछ खोजे ही ना, कुछ जाने ही ना, ये बेवकूफियत है। तो ये कहा गया कि नहीं, आप लिखिए, ज्ञान की तलाश करिए, कुछ लिखिए। कैसा लिखिएगा? धर्मनिरपेक्ष लिखिएगा, और धर्मनिरपेक्ष और कैसा करिएगा? क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करिएगा। तो जो साहित्य की जो विशेषता हो गई, यहां से प्रश्न आया था। नहीं समझ बात के? ये सवाल लगभग हमको लगता है नेट की परीक्षा में आया था, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, नेट की परीक्षा में ये सवाल आया हुआ था। नेट की परीक्षा में ऐसा भी सवाल आता है। ठीक है, तो आप अभी आज की क्लास में आप धार्मिक ये आज की क्लास में आप पुनर्जागरण से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीजों को आप पढ़ लिए। हम इसको और कम समय में इसको समेटना चाहते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते ये बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना आपको तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद हम आपको अलग, अब पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ, और भी जो प्रश्न आपको, जिससे पुनर्जागरण में साहित्य का विकास, चित्रकला का विकास, विज्ञान का विकास, उस पर हम जो है आपको फिर बात करेंगे। और इतना कर लीजिएगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी पद्धति थोड़ी सी अलग है पढ़ाने का, हम कई परत में और कई लेवल या फ्लेवर में हम पढ़ाते हैं, और ये हमको लगता है कि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में।